हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा और आज मैं बात करने के लिए आ गया हूं चेंज इन फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वेवलेंथ इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीन्स जब रिफ्रैक्शन होता है लाइट में तो स्पीड की कैसे बदलती है, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है या नहीं चेंज होती है, वेवलेंथ किस तरह से इफेक्ट होती है, सब बातें आज मैं करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, हम सपोज कर लेते हैं कि लाइट एयर से वाटर में जा रही है, ठीक है, एयर से आई और वाटर में इंसिडेंट होके अंदर जा रही है। यहां पे एयर से वाटर में रिफ्रैक्शन हो रहा है। सपोज कर लेते हैं यहां पे स्पीड ऑफ लाइट c होगी। भाई एयर की तो स्पीड ऑफ लाइट क्लियर है हमको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों, हमने सपोज किया कि यहां पे लाइट आई एंगल से इंसिडेंट होती है। हमको पता है एयर रेयरर है इन कंपैरिजन टू वाटर, सो एयर इज रेयरर मीडियम एंड वाटर इज डेंसर मीडियम। इट मीन्स व्हेन लाइट रे कम्स फ्रॉम एयर टू वाटर देन इट कम्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये क्या होगी, नॉर्मल के थोड़ा सा पास आ जाएगी इस तरह से। बच्चों, इन जनरल यू नो द ओनली रिफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो वहां पे कुछ न कुछ रिफ्लेक्शन भी होता है। यह बात आप चेक भी कर सकते हैं। आप अपने कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर दीजिए नाइट में और एक टॉर्च ले लीजिए या मोबाइल का फ्लैश जला लीजिए और कहां पे जलाइए, अपनी विंडो के पास। होना क्या चाहिए था कि सारी लाइट विंडो से ट्रांसफर होके बाहर चली जानी चाहिए थी, रिफ्रैक्ट होके, बट ऐसा नहीं होता। जब लाइटें पड़ती है तो कुछ पार्ट आगे चला जाता है और कुछ पार्ट पीछे। आपको दिखाई देगा कि कमरे में हल्की हल्की सी लाइट फैल चुकी होगी। वो लाइट कहां से मिली, रिफ्रैक्शन से सारी लाइट विंडो के थ्रू बाहर क्यों नहीं चली गई? क्योंकि जहां पे रिफ्रैक्शन होता है वहां थोड़ा बहुत कुछ न कुछ रिफ्लेक्शन भी होता है। तो ये यहां पे रिफ्लेक्टेड रे भी मिलती है और रिफ्रैक्टेड रे भी मिलती है। बच्चों, अब हम सपोज कर लेते हैं कि जो लाइट रे एयर में आ रही थी उसकी स्पीड c थी, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू थी, इसकी वेवलेंथ लैम्डा थी। आपको पता है वेव के लिए फार्मूला पहले से हम लोगों ने पढ़ रखा है, c = न्यू लैम्डा, v = n लैम्डा पढ़ा था ना वहां पे। तो यहां पे c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट = फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का मल्टीप्लीकेशन। स्पीड ऑफ लाइट = मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सो स्टूडेंट्स, पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि जो वेव रिफ्लेक्ट होगी, इसमें तो कोई मीडियम में चेंज हुआ नहीं। भाई एयर से आ रही थी, एयर में रिफ्लेक्ट हो, तो इस रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब जो लाइट आ रही है उसकी जो भी स्पीड है, जो फ्रीक्वेंसी, जो वेवलेंथ, वही रिफ्लेक्टेड की होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आता। बट इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन, इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स रिफ्रैक्टेड वेव में, इस वेव में, रिफ्रैक्टेड वेव में स्पीड कम हो जाती है। अब रेयरर से डेंसर में आ रही तो स्पीड कम हो रही है, डेंसर से रेयर में जाएगी तो बढ़ जाएगी। यहां पे स्पीड कितनी हो जाती है तो आपको पता है c/μ, वेयर μ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब यहां पे चूंकि वाटर है तो इसको वाटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वाटर ना होता, कोई और मीडियम होता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम लिख देते हैं। यहां पे बात कीजिए तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, यह सबसे बड़ी बात है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी
सोर्स की प्रॉपर्टी है, सोर्स से जो वेव प्रोड्यूस होती है वो सोर्स फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करता है, तो वो मीडियम के चेंज होने पर चेंज नहीं होती। ठीक है, अगली चीज आती है जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो यहाँ वेवलेंथ तो चेंज होगी पक्का। मान लेते हैं वेवलेंथ कितनी हो गई, लैम्डा डब्लू। वेवलेंथ कितनी हो गई, लैम्डा डब्लू। ये चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है ये हम निकालते हैं। तो हमको पता है किसी मीडियम में स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अगर वाटर की में लाइट की वेवलेंथ लैम्डा डब्लू हो गई तो क्या मैं फार्मूला v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा डब्लू यूज कर सकता हूं? बिल्कुल। आप अगर ध्यान से देखें तो v की जगह क्या आ सकता है बच्चों, अपान म्यू इज इक्वल टू न्यू लैम्डा डब्लू। अगर आप इक्वेशन यहां से देखिए c की वैल्यू क्या आ रही है, यहां पे पुट कर दीजिए। c इज इक्वल टू क्या है बच्चों, न्यू लैम्डा अपान म्यू इज इक्वल टू न्यू लैम्डा डब्लू। क्या हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, न्यू से न्यू कैंसिल, तो लैम्डा डब्लू किसके बराबर आएगा, लैम्डा अपान म्यू। इसका मतलब जब वाटर में जाएगी लाइट तो उसकी वेवलेंथ कितनी बचेगी, लैम्डा अपान म्यू। अब जरूर नहीं वाटर नहीं ग्लास में जाएगी तो लैम्डा अपान म्यू ऑफ ग्लास। ठीक है, मींस अगर मैं आपसे कहूं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज 4800 एंगस्ट्रॉम, देन वेवलेंथ ऑफ लाइट in water then find। वाटर में कैसे फाइंड करेंगे, जबकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो दे देंगे 4/3। तो क्या करेंगे बच्चों, फार्मूला यही पुराना, तो लैम्डा डब्ल्यू इज इक्वल टू लैम्डा अपान म्यू। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, तो एयर में वेवलेंथ कितना दिया है 4800 एंगस्ट्रॉम। म्यू ऑफ वाटर कितना दिया है बच्चों यहां पे 4/3। वैल्यू पुट कर देंगे 4800 डिवाइडेड बाई 4/3, सॉल्व करिए 3600 एंगस्ट्रॉम। So the value of lambda W is 3600 एंगस्ट्रॉम। क्लियर बच्चों, वेरी गुड। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियल एंड एपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, हम ये सपोज करते हैं एक वेसल है, ठीक है, ये वेसल है, इसमें हमने कोई भी लिक्विड फिल कर रखा है, वाटर भी सपोज कर लेते हो या कोई और भी लिक्विड आप यहां सपोज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आपने लिक्विड यहां पे फिल कर दिया। जब ये लिक्विड आपने फिल कर दिया तो देखा ये हमने कि पहले इसकी डेप्थ अगर h थी, रियल डेप्थ इसकी क्या थी h, ठीक है, यहां से हमने डेप्थ लेना शुरू किया। तो जैसे हमने लिक्विड इसमें फिल किया तो हमको ये महसूस होता है लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से कि डेप्थ थोड़ी कम हो गई। जैसे हम वेसल को देख रहे थे, उसमें लिक्विड फिल करना शुरू किया, वाटर फिल करना शुरू किया, आप अपने घर में भी ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो जैसे जैसे लिक्विड को फिल करेंगे वैसे वैसे उसका लेवल ऐसा लगेगा थोड़ा सा ऊपर उठ गया,
तो कितना ऊपर उठा हुआ महसूस होगा, वो है नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। और कितनी डेप्थ पे दिखाई देगा, वो एपेरेंट डेप्थ होगी। क्यों? रियल वाली तो h है, हमको एपेरेंट डेप्थ देखनी है कि लिक्विड फिल करने के बाद हमको ये कितना अंदर दिखाई देता है। इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं बच्चों कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम देखना चाहते हैं। यहां पे ये हमारी आई है, यहां पे हमारी आंख, जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं किसका? इसका। तो बच्चों जो लाइटें यहां से सीधे निकलेगी, यहां पे परपेंडिकुलरली पड़ेगी, वो तो सीधे निकल जाएगी। क्यों? हमने पढ़ रखा है कि जो नॉर्मल की डायरेक्शन से लाइटें आती है वो सीधी निकल जाती है, क्योंकि उस केस में आई और आर दोनों जीरो होते हैं। अब आई और आर क्यों जीरो होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप हमारा रिफ्रैक्शन 1 वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने शो किया है कि जब आई जीरो होता है तो आर भी जीरो होता है। खैर, तो नॉर्मल से जो लाइटें आएगी वो तो सीधे पार कर जाएगी। अब जो लाइटें किसी एंगल पे आएगी उसमें क्या होगा, सोचो। जो लाइटें किसी एंगल पे आएगी, यहां पे क्या होगा बच्चों? नॉर्मल ड्रा करो। क्यों? क्योंकि लाइट निकल रही है डेंसर से रेयरर में। भाई बाहर हमने एयर सपोज कर लिया, रेयरर, अंदर कोई मीडियम है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू है। ठीक है, तो लाइटें जब यहां से बाहर निकलेगी तो क्या होगी? से मुड़ जाएगी। ठीक है, ये ए म्यू एम है, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए म्यू एम है। तो जब लाइटें यहां से पड़ेगी तो क्या होगी? थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। मतलब अगर ये आई एंगल से लाइटें आ रही थी तो क्या ये वाला एंगल आई होगा? बिल्कुल होगा। जब ये लाइटें थोड़ा सा दूर हट गई है, ऐसे चली गई, अब इसको जब आप बैक साइड में मिलाएंगे तो कहीं यहां पे मिलती हुई आपको महसूस होगी। मींस है यहां पे पॉइंट, आपको दिखेगा यहां पे। यही तो मैं कह रहा हूं, आपको दिखेगा कम डेप्थ पे जबकि होगा ज्यादा डेप्थ पे। तो ये जो उठ गई इमेज, कितना उठ गई, ये क्या है? OI क्या है? नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। OI क्या है? नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यही हमको निकालना है। बच्चों सोचिए, इस पॉइंट को अगर मैं A कह दूं, अब आपको ये यहां पे बाहर दिखने लगा। बच्चों हमें पता चल गया कि रियल डेप्थ क्या है? AO, यानी कि रियल डेप्थ AO इज इक्वल टू H। एपेरेंट डेप्थ AI X। हम इसको क्या सपोज कर लेते हैं? X। ये बच्चों इसमें हमको रिलेशन निकालना है। आपको पता है जिस एंगल से लाइटें आती है वो एंगल क्या है? I। जिससे बाहर गई वो एंगल क्या है? R। अब अगर ये R है तो ये भी तो R होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना बच्चों। अच्छा, अब देखिए इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं। हमने कहा P। आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, इस डेरिवेशन में I और R टेंड्स टू 0 है। बच्चों जब I एंगल टेंड्स टू 0 होता है तो साइन I किसके बराबर हो जाता है? I के। R टेंड्स टू 0 है तो साइन R किसके बराबर हो जाएगा? R के। ध्यान रखना बच्चों। और इस समय जो tan I होता है ये भी I के बराबर हो जाता है, और tan R जो होता है वो R के बराबर हो जाता है। क्यों?
क्योंकि हमको पता है जब आई बहुत छोटा होता है तो उस समय कॉस 0 के लिए तो 1 हो जाती है, तो साइन आई और टेन आई बराबर हो जाते हैं आई के। खैर मैथ्स वाले बच्चे ज़्यादा इस बात को अच्छे समझते हैं, बायो वालों को थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो वो लोग इतना तो कंसीडर कर सकते हैं और वो इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बच्चों आप समझिए, एट पॉइंट P फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से वहां पे क्या आएगा, साइन आई अपान साइन आर, देखिए साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू क्या होता था, पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आएगा हमारे पास, तो हमारे पास आएगा एम म्यू ए, पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो पहला कौन है, मीडियम है एम, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एम म्यू ए। आपको पता होगा एम म्यू ए इज इक्वल टू 1 अपान ए म्यू एम, ये वैल्यू इसके बराबर होती है। क्यों बराबर होती है, अगर मन में ऐसी कोई बात आती है तो आप ऐसे समझिए, एम म्यू ए जो होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू ए अपान म्यू एम लिख सकते हैं बच्चों। मैंने बताया था कल, ये प्रीवियस लेक्चर इससे पहले का देखेंगे तो ये चीज मिल जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूं म्यू एम अपान म्यू ए, जब चाहूंगा मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा ऊपर चला जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, 1 अपान ए म्यू एम, जब चाहूंगा म्यू एम अपान म्यू ए लिखूंगा, ये रखूंगा। इसका मतलब हुआ एम म्यू ए इज इक्वल टू 1 अपान ए म्यू एम, वही वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो बच्चों क्या मिलेगा, साइन आई को क्या लिख सकते हैं, इन चीजों से देखो, साइन आई को क्या लिख सकते हैं आई, साइन आर को क्या लिख सकते हैं आर, इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ये 1 अपान ए म्यू एम। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे आपको एक बात समझनी चाहिए, क्या, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें तो i इज इक्वल टू टेन आई भी तो लिख सकता हूं मैं, और देखो इन ट्रायंगल AOP कौन सा, टेन आई इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, मीन्स AP अपान AO, इन ट्रायंगल AIP R इज इक्वल टू टेन आर, और ये कितना आएगा AP अपान AI, देखो टेन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। ये I और R की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा AP अपान AO, और ये जब नीचे आएगा तो पलट के ऊपर, तो AI अपान AP 1 अपान ए म्यू एम। बच्चों ये कैंसिल, AI कितना हमने मान रखा है x अपान h ए म्यू एम, मीन्स x इज इक्वल टू h अपान ए म्यू एम। तो ये क्या हो गया, ये आ गया एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का, किसके रेस्पेक्ट में, जिससे देख रहे हो, एयर से देख रहे हैं तो एयर के रेस्पेक्ट में, किसी और चीज से देखेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में ले लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमको पता चला कि एपरेंट डेप्थ, ये रियल फार्मूला निकला, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम
जिस मीडियम में दिया गया हो, जिसमें निकालना हो, विद रेस्पेक्ट टू दैट मीडियम फ्रॉम विच वी ऑब्जर्व, जिससे हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस मीडियम के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा हमको देखना है नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट ओ आई, ये कितना हुआ, मतलब कितना ऊपर उठ गया, ये देखना होता है। तो ओ आई को हम कैसे निकाल सकते, ए ओ माइनस ए आई। भाई ओ आई को हम कैसे निकाल सकते हैं, ए ओ माइनस ए आई, तो ये निकल आएगा कितना ऊपर उठ गया, वो है नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। बच्चों कितना हुआ, ए ओ एच, ए आई एक्स, एच माइनस एच अपान ए म्यू एन, तो ओ आई इज इक्वल टू एच ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान ए म्यू एम। ये हमारा आ गया नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट निकालना। ठीक है बच्चों, हाँ तो स्टूडेंट्स अब यहां पे हमको एक चीज ये सोचनी चाहिए कि अगर एक बीकर में, ठीक है, या एक वेसल में हम एक से ज्यादा लिक्विड फिल कर दें, जैसे मान लीजिए एक लिक्विड में ये फिल कर देता हूं, ठीक है, मतलब मीडियम एक से ज्यादा कर दें, एक मीडियम में ये कर देता हूं, एक मीडियम में ये कर देता हूं, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने 3 मीडियम रख दिए, पहला वाला मीडियम मैंने T1 डिस्टेंस तक फिल किया, दूसरा मीडियम मैंने T2 डिस्टेंस तक फिल किया और तीसरा मीडियम मैंने T3 डिस्टेंस। पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ठीक है, दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और तीसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है। अब हमसे कोई कहे यहां से देखना है, बाहर से देखना है, एयर से ऑब्जर्व करना है, तो एपरेंट डेप्थ क्या दिखाई देगी, बॉटम की। किसकी देखनी है बच्चों, बॉटम की। तो कैसे देखेंगे, तो इस सिचुएशन में एपरेंट डेप्थ का फार्मूला क्या बन जाएगा, T1 अपान μ1 प्लस T2 अपान μ2 प्लस T3 अपान, इसका मतलब क्या है, T1 अपान μ1 इसका डिस्टेंस ले लेंगे प्लस T2 अपान μ2 प्लस T3 अपान μ3, तीनों की एपरेंट लेंथ निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे, वो एपरेंट डेप्थ टोटल मिल जाएगी। ठीक है बच्चों। अच्छा अब हम यहां पे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि एक सिंपल सा क्वेश्चन पहला हम उठाएंगे, बच्चों में एक स्विमर है, मान लीजिए स्विमर वाटर में यहां पे कहीं है, मान लीजिए ये स्विमर है, ये एक स्विमर है वाटर में 12 मीटर की डेप्थ पर है, ठीक है। ये देखता है कि यहां पे इसको एक बेड दिखाई देती है और बेड की एक्चुअल हाइट 18 मीटर है, वाटर के सरफेस से उसकी एक्चुअल हाइट कितनी है, 18 मीटर। तो कह रहे हैं कि स्विमर को
वाटर के सरफेस से कितनी हाइट दिखाई देगी बर्ड की, जबकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। बच्चों क्वेश्चन क्लियर कि वाटर में एक स्विमर है जो कि अंदर गई है, उस समय वो 12 मीटर की डेप्थ पर है, वो ऊपर एक बर्ड को देखता है और बर्ड क्या है 18 मीटर वाटर के सरफेस से ऊपर है। तो हमको ये बताना है कि स्विमर को ये बर्ड सरफेस से कितना ऊपर दिखाई देगी, कहां से, सरफेस से कितना ऊपर दिखाई देगी, ये सोचना है। बच्चों आपको पता है इस सिचुएशन में क्या होगा, भाई वही एपरेंट डेप्थ का फार्मूला लगाएंगे हम। एपरेंट हाइट समझो यहां पे कितनी उसको हाइट दिखाई देगी, तो जो रियल हाइट है, रियल हाइट कितनी है h, ठीक है, एपरेंट हाइट कितनी है x, ये हमको फाइंड करनी, रियल हाइट h डिवाइडेड बाय मैंने क्या समझाया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, जो गिवन मीडियम है, यहां गिवन मीडियम ये क्या हो गया, एयर, क्योंकि हमको ये देखना होता है किस मीडियम में ऑब्जेक्ट है जिसका हम रिफ्रैक्ट एपरेंट डेप्थ या हाइट निकाल रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और विद रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम जहां से हम देख रहे हैं, तो हम देख कहां रहे हैं, अब वाटर से देख रहे हैं, तो वाटर के रेस्पेक्ट में एयर का मींस h अपान, और आपको पता है 1/w म्यू a इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, a म्यू w, बताया था ना मैंने। तो यहां से अब हम सोचे यहां पे वैल्यू पुट कर दें तो क्या आएगा, 1/w म्यू a इज इक्वल टू a म्यू w मल्टीप्लाई h कितना है 18, a म्यू w कितना दिया है 4/3, 6 टाइम्स मीन्स 24 मीटर। तो स्विमर को बर्ड वाटर के सरफेस से 24 मीटर की हाइट पर दिखाई देगी, यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जैसे हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब समझते हो, वेरी गुड, 3D डायग्राम, एक क्यूब है और क्यूब की हर साइड 15 सेंटीमीटर है, अरे खैर एज 15 सेंटीमीटर, ये तो आपको पता है कि इसकी सारी एज 15 सेंटीमीटर ये होती है, वेरी गुड। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंट क्यूब है जिसकी एज कितनी है बच्चों 15 सेंटीमीटर, और इस क्यूब में कहीं एयर बबल एक छूट गया, ये क्या है एयर बबल, ठीक है। कह रहे हैं कि जब एक तरफ से एयर बबल को देखते हैं, ठीक है, तो एपरेंट डेप्थ हमको दिखाई देती है 4 सेंटीमीटर की। तो जब फर्स्ट साइड से देखते हैं तो हमको वो बबल कितना अंदर दिखाई देता है 4 सेंटीमीटर, और जब हम सेकेंड साइड से देखते हैं, ठीक है, जब हम सेकेंड साइड से देखते हैं तो हमको यही बबल 6 सेंटीमीटर दिखाई देता है, मींस यहां से अब देखते हैं तो एपरेंट डेप्थ कितनी दिखाई देती है 4 सेंटीमीटर। जब अपोजिट से देखते हैं तो हमको एपरेंट डेप्थ कितनी दिखाई देती है 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, हमको इसका म्यू बताना है, ठीक है। बच्चों हम मान लेते हैं अगर ये एयर बबल एक एच से y मीटर अंदर है तो दूसरे से कितना अंदर होगा 15 - y, क्यों, क्योंकि टोटल
दोनों सरफेस के बीच डिस्टेंस तो 15 होनी चाहिए ना, तो अगर एक तरफ से y तो दूसरी तरफ से 15 माइनस y। अब इसका तो एपरेंट डेप्थ कितनी आई है 4। एपरेंट डेप्थ निकालने का फार्मूला क्या होता है, रियल डेप्थ अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू जिससे हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एयर से, तो एयर के रिस्पेक्ट में म्यू सपोज कर लेते हैं, तो म्यू x1 इक्वल टू वाई अपान म्यू पहले सरफेस के लिए। दूसरे सरफेस से जब हम यही लेंगे तो x2 इक्वल टू क्या लेंगे बच्चों 15 माइनस वाई अपान म्यू, ये किसके बराबर लेंगे x2 के बराबर लेंगे। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू वाई अपान म्यू प्लस 15 माइनस वाई अपान म्यू। x1 प्लस x2 4 प्लस 6, इधर से 4 उधर से 6, y अपान म्यू प्लस 15 अपान म्यू माइनस y अपान म्यू, ये तो कैंसिल, क्या बचा म्यू इज इक्वल टू 15 अपान 10 मीन्स 1.5। इसका मतलब इस क्यूब का, ट्रांसपेरेंट क्यूब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। बच्चों अभी क्वेश्चन मेरे पास और है कि जैसे हमसे कहा गया कि एक बॉल ड्रॉप की गई, एक कोई गेंद थी वो ऊपर से ड्रॉप कर दी गई, कहां से, फ्रॉम हाइट 20 मीटर, कितने ऊपर से ड्रॉप की गई 20 मीटर से, ठीक है। अच्छा कह रहे यहां पे कोई एक फिश है, यहां पे क्या है फिश, और फिश उस बाल को तब देखती है जब वो इसके जस्ट ऊपर .8 मीटर की हाइट पर रह जाती है सरफेस से। फिश उस बाल को कब देखती है, जब वो 12.8 मीटर ऊपर रह जाती है, ठीक है। तो कह रहे हैं उस समय उस बॉल की स्पीड क्या दिखाई देगी किसको, फिश को, जबकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 4/3, आपको पता है एयर के रिस्पेक्ट में दिया। तो बच्चों 20 मीटर की हाइट से एक बॉल ड्रॉप की गई किसी लेक में, और यहां पे कोई फिश थी जो कि तब बाल को देखती है जब वो 12.8 मीटर की हाइट पर है। तो हमको बताना है कि उसकी कितनी स्पीड फिश को दिखाई देगी। स्टूडेंट बहुत सिंपल सी बात है, जब ये बॉल नीचे गिर रही होगी तो पहले उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी 0, फाइनल एक्चुअल स्पीड पहले निकालेंगे, फिर हम वो स्पीड निकालेंगे जो फिश को दिखाई देगी। तो सोचिए यहां से यहां तक बॉल गिरी तो कितनी हाइट नीचे आ गई, 7.2 मीटर। क्यों, 20 में 12.8 को सब्ट्रैक्ट कर दो। हमको ये सोचना चाहिए कि यहां तक आते आते उसकी स्पीड कितनी हो, और ए टू बी मोशन, ए से बी के मोशन के लिए बात कीजिए आप पहले, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, भाई फ्रीली फॉलिंग हो रही, v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2gh, ठीक है बच्चों। तो v इज इक्वल टू रूट में 2gh, रूट में 2g, 10 रख देते हैं g की वैल्यू बच्चों, क्वेश्चन में गिवन होता वैसे, h 7.2, तो v इक्वल टू आ गया रूट में 144 मीन्स 12 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी रियल स्पीड हो गई। हमको ये समझना है कि फिश को उसकी स्पीड कितनी दिखाई देगी। सीधी सी बात है, फिश को क्या स्पीड दिखाई देगी,
तो भाई हम सपोज कर लेते हैं कि जब उसकी रियल हाइट h इतनी है, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, हाइट ऑफ बॉल, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर एज सीन बाय फिश। हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर एज सीन बाय फिश। फिश कितनी हाइट देखेगी उसकी, सोचो h डैश, क्या दिखाई देगा। तो इसकी एपरेंट डेप्थ देखो, एपरेंट हाइट देखो इसके लिए, तो एपरेंट हाइट का फार्मूला क्या होता है, रियल हाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन कौन सा, हमने बताया ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप दो उस मीडियम का चाहिए जिसमें निकालना है, मींस एयर का, विद रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम जिससे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो फिश कहां से ऑब्जर्वेशन करी, वाटर से, तो वाटर के रिस्पेक्ट में एयर का लेंगे बच्चों। इट मींस h डैश इज इक्वल टू h अपान, और आपको पता है ना 1 अपान म्यू w, म्यू a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a म्यू w। इट मींस ये हो गया h इंटू a म्यू w, ठीक है बच्चों, ये आ गया। हमको तो इसकी स्पीड देखनी है जो हमको दिखाई देगी, तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, a म्यू w ऐसे रहेगा, इसको करोगे तो dh अपान dt। दिस इज द वर्चुअल स्पीड सीन बाय फिश, दिस इज द रियल स्पीड, ठीक। तो बच्चों ये वर्चुअल स्पीड सीन बाय फिश क्या आएगी, ये क्या है, एपरेंट स्पीड सीन बाय फिश, ठीक है। ये इसको v डैश से लिख लेते हैं, तो v डैश इक्वल टू क्या आएगा, a म्यू w इंटू v। तो v डैश कितना आ गया, a म्यू w कितना आया, a म्यू w देखो 4 अपान 3 इंटू v कितना आया है 12, कितना आएगा 16 मीटर पर सेकेंड। दिस स्पीड विल अपीयर टू द फिश, ठीक है बच्चों। अच्छा, मतलब हमको एपरेंट स्पीड का भी फार्मूला मिल चुका है। अब जैसे क्वेश्चन बच्चों हमारे पास और है कि वाटर में एक फिश है जो कि ऊपर की तरफ आ रही है, वेलोसिटी ऑफ फिश, ये कितना दिया है बच्चों, ये दिया है कि फिश ऊपर की तरफ आती है और इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, और ये देखती है कि एक बर्ड है ऊपर, ये बर्ड है, बर्ड इज डाइविंग, बर्ड उसके पास आ रही है, डाइव कर नीचे आ रही है, ठीक है, विद स्पीड ऑफ vb, वेलोसिटी ऑफ बर्ड, vb मीन्स वेलोसिटी ऑफ बर्ड। ये कितना दिया है, उसको ऑब्जर्व होता है, जो कि फिश की अपनी भी वेलोसिटी है ना, तो फिश ये ऑब्जर्व करती है कि बर्ड उसकी तरफ 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है, ठीक है। तो फिश जो ऑब्जर्व करती है वो स्पीड कितनी है, 9 मीटर पर सेकेंड टोटल। तो कह रहे फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ बर्ड। क्वेश्चन ये है कि फिश इज राइजिंग विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जर्व दैट अ बर्ड इज डाइविंग with speed of 9 meter per second, then find the actual speed of the bird, ठीक है। क्या होगी, सोचो, है कि फिश की सरफेस से डेप्थ कितनी है, कैपिटल डी, हाइट बर्ड की कितनी यहां से, स्मॉल h। तो बच्चों हमको यह समझना चाहिए कि फिश को बर्ड कितना ऊपर दिखेगी, टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस
ऑफ बर्ड, ठीक है, सीन बाय फिश, फिश कितना ऊपर देखेगी उसको सोचो। तो ये फिश जो है इस बर्ड को कितना ऊपर देखेगी, तो उसको ये डिस्टेंस तो एज इट इज दिखाई देगी कैपिटल डी, प्लस ये हाइट कितनी दिखाई देगी, अभी हमने ऑब्जर्व किया दिखेगी ए म्यू डब्ल्यू इंटू एच, अभी किया था ना हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, चेक कर लीजिएगा बच्चों। जब नेट डिस्टेंस ये है तो नेट स्पीड उसको ये दिखाई दे रही है, तो हमको पता है हमको बर्ड की स्पीड मींस dh अपॉन dt फाइंड करना। तो बच्चों ऐसा है हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू डी कैपिटल D अपॉन dt प्लस a म्यू ए w dh अपॉन dt। बेटा ds अपॉन dt आपको दिया है 9, dd अपॉन dt यही तो है वेलोसिटी ऑफ फिश, क्या होगी d कैपिटल D अपॉन dt, तो ये तो हो गया 3। a म्यू w ये कितना हो गया बच्चों 4 अपॉन 3, dh अपॉन dt, ये जो dh अपॉन dt है यही तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड होगी, बिल्कुल। यहां लाइए तो क्या बचेगा 6 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 vb, means vb is equal to 6 into 3 upon 4, this indicate vb is equal to 4.5 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स मन से पढ़ाई कीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल लगाएंगे उतना ही आपका माइंड शार्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।